कर सोनम रोने लगती है। आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सोनम, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही है। सुरेश से इस तरह चोरी का इल्जाम लगता देखकर सोनम परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती हूँ। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो यहाँ रहना भी व्यर्थ है। सोनम, मेरी बातों का बुरा मत मानो, मत जाओ घर छोड़कर। नहीं जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। रुक जाओ सोनम। सोनम अपना बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। सास की अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। ये कहानी भरतपुर के एक छोटी सी गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था जिसमें सास, बहू और बेटा रहते थे। इस परिवार की सास बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसकी लालच के कारण घर में हमेशा शांति रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम शारदा देवी है। शारदा देवी एक लालची और स्वार्थी महिला है जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती रहती थी। इस कहानी की दूसरी पात्र है लाचार बहू, जिनका नाम सोनम था। सोनम एकदम सरेलू और सहनशील महिला थी जो अपने सास की अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। कहानी का तीसरा और आखिरी पात्र है सुरेश, जो शारदा देवी का पुत्र और सोनम का पति है। सुरेश एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा जो अपनी माँ की सभी बातें मानता था और माँ का सम्मान करता था और अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। एक दिन सुबह जब सोनम रसोई में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है और बोलती है, सोनम, तुमने आज फिर से सब्जी में ज्यादा मसाला डाल दिया था। तुमसे तो कुछ भी काम ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैं उतना ही मसाला दी थी जितना आपने कहा था, मगर गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हर बार माफी मांग कर तुम अपने सारे गलती को छुपा लेती हो। तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से नहीं चले। तुम्हारी वजह से घर का वचट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर महंगा वाला मसाला इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा घर में खर्च का ध्यान रखती हूँ। हाँ, तुम कितना ध्यान रखती हो ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब कुछ बेचकर खा जाओगी। बेचारी सोनम चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उस शाम सुरेश काम से घर लौटता है और सोनम को उदास देखता है तो बोलता है, सोनम, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। सच सच बताओ, क्या हुआ है? पता नहीं, फिर से माँ जी को मुझ पर शिकायत हो गई है। अरे माँ तो ऐसे ही है, तुम दिल छोटा मत करो, मैं उससे बात करूँगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। माँ जी तो हमेशा मुझ पर ही शक करती है, हमेशा मुझे गलत समझती है। पता नहीं क्यों उनको लगता है हमेशा मैं फिजूल खर्च करती हूँ। सोनम, मैं जानता हूँ कि माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धीरज रखो, मैं बात करता हूँ माँ से। कब तक मैं ये सब सहूंगी? आखिर मेरी गलती क्या है जी? सुरेश सोनम को अपनी बातों से दिलासा देता है और सोनम सुरेश की बात मान जाती है। उसी रात सुरेश अपनी माँ शारदा देवी से मिलने उसके कमरे के दरवाजे पर जाता है और आवाज लगाता है, माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ सुरेश बेटा, आ जाओ। तभी सुरेश अपनी माँ के सामने आ जाता है और बोलता है, माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? माँ, सोनम बहुत दुखी है, आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? सुरेश, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने? वे तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सोनम बहुत अच्छी है, वो हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बेटा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए। मैं जानती हूँ कि वो घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों में मत आओ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे गलत समझ रही हो। तुम देखना बेटा, एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। सुरेश अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शारदा देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। शारदा देवी जब देखती है कि सुरेश अपनी पत्नी की ज्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वह सोनम को किसी तरह फंसा कर सुरेश की नजरों में उसे गलत साबित करने का सोचती है।
अगले दिन सुबह सुबह शारदा देवी घर की कीमती गहना छुपाकर सोनम पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शारदा देवी सोनम को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती है, अगर सोनम इस घर से चली जाए तो मैं सुख शांति से रहूंगी। बस मुझे किसी तरह सोनम को बदनाम करना है। शारदा देवी फटाफट घर की कीमती गहना घर के एक बंद कमरे में छुपा देती है। घर की कीमती गहना छुपाने के बाद शारदा देवी सुरेश को बुलाती है। बेटा तुम कहाँ हो, जरा यहाँ आना तो। आया माँ, रुकना जरा सा। सुरेश, घर का कुछ कीमती गहना गायब हो गया है। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। क्या घर की गहना गायब हो गई है माँ? पक्का ना माँ, गहना चोरी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रख कर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का गहना चोरी हुई है। पर जो गहना चोरी हुई है उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के ही किसी ने चोरी की है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शारदा देवी रुक जाती है। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही सुरेश थोड़ी नाराज की भारी आवाज में कहता है, माँ आप ये क्या कह रही हो? सोनम ऐसा नहीं कर सकती है। मैं तो बस यूं ही कह रही हूँ, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। माँ से इस तरह अपनी पत्नी के बारे में सुनकर सुरेश को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वह अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है। सुरेश सोनम से चोरी के बात करने अपने कमरे में जाता है और बोलता है, सोनम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना जी, क्या बात करनी है आपको? सोनम माँ कह रही है कि घर से कुछ गहना गायब हो गया है। क्या तुमने कहीं रखी है? नहीं जी, मैं कहीं नहीं रखी हूँ। आप मुझसे ये कैसे सवाल कर रहे हैं? माँ को शक है कि शायद वो चीज तुमने ले ली है। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सुरेश से इस तरह की बात सुनकर सोनम रोने लगती है। आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सोनम मैं नहीं जानता हूँ कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही है। सुरेश से इस तरह चोरी का इल्जाम लगता देखकर सोनम परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती हूँ। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो यहाँ रहना भी व्यर्थ है। सोनम मेरी बातों का बुरा मत मानो, मत जाओ घर छोड़कर। नहीं जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। रुक जाओ सोनम। सोनम अपना बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। सोनम के मायके जाने के बाद सुरेश सोनम को बहुत फोन करता है, पर सोनम का फोन कभी नहीं लगता था। इसी तरह कई दिनों बीत जाते हैं। सोनम अपने मायके में ही रहती है। सोनम के जाने के बाद सुरेश और शारदा देवी के बीच रोज रोज खटपट हो जाया करता था। माँ आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सोनम निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ ना वो चली गई, अब घर हमेशा सुख शांति से रहेगा। माँ घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे सुरेश अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। सुरेश अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। शारदा देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने बस अपने घर पर अपना हक बनाए रखा था और इस चीज के लिए वह हर पल नई योजनाएं बनाती रहती थी। इधर उधर तरफ सुरेश बिना सोनम के अब उदास हो गया था, परंतु इस बारे में वह अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन सुरेश हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से सोनम को घर लाने की बात करने की ठान लेता है। अब बस हो गया, आज तो माँ से कह दूंगा मैं सोनम को घर वापस लाने जा रहा हूँ। सुरेश माँ के कमरे पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ अब बस हो गया, मैं जा रहा हूँ सोनम को वापस घर लाने। क्या तुम उस चोरनी को वापस लेने जा रहे हो? माँ सोनम चोरनी नहीं है। आप बिना मतलब को मेरी सोनम पर शक कर रही हो। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती गहना कहाँ गया? माँ आपको जो सोचना है वही सोचो। मैं जा रहा हूँ अपनी सोनम को वापस लाने। सुरेश आखिरकार सोनम को मनाने और उसे वापस अपने घर ले जाने सोनम के मायके पहुंच जाता है और सोनम से कहता है, सोनम मुझे माफ कर दो। माँ की बातों में आकर मैं तुम्हारे साथ गलत किया हूँ। अब तुम घर वापस चलो। नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तो आपको हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती। आपको खुद ये समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सोनम मैं अपनी गलती मान लिया हूँ, मुझे माफ कर दो। घर तुम्हारे बिना सुना सा हो गया है। सोनम थोड़ी देर सोचती है
और सुरेश को माफ कर देती है। ठीक है जी, मैं वापस घर चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को भी गलत साबित करके रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे वही करना। अब तुम वापिस घर चलो। सुरेश सोनम के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। सुरेश के आवाज लगाने पर भी शारदा देवी जवाब नहीं देती है। शारदा देवी का यह स्वभाव देखकर सोनम समझ जाती है अभी भी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी सास के नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शारदा देवी अपनी बहू को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुए। वह अपने बहू को देखकर कुछ दिन रह लेने देती हूँ और इसे कोई नई योजना बनाकर फंसाऊंगी, तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत। फिर कुछ दिन शांति से दिन बीत जाते हैं। शारदा देवी अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन शारदा देवी सोचती है, चलो आज अपनी इस बहू को डरा कर देखती हूँ। सोनम, जरा यहाँ आना तो। ठीक है माँ जी, आ रही हूँ। शारदा देवी को बुलाने पर सोनम जल्दी उसके पास आ जाती है। शारदा देवी सोनम को अपनी कड़क आवाज में कहती है, अब तुम आ ही गई हो तो मेरे बातों को मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सास से इस तरह की बात सुनकर सोनम भी कड़क आवाज में कहती है, माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसको सामने लाऊंगी। सोनम से इस तरह का जवाब सुनकर शारदा देवी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, चलो अब बहुत रहली मेरी बहू, अब फिर से इसे भगाने का समय आ गया। एक दिन शारदा देवी अपने कीमती चीजों का डिब्बा उठाकर उसे छिपाने अपने बंद कमरे की तरफ जाती है, किंतु सोनम इस बार उसे देख लेती है और सावधान हो जाती है। सोनम ये देखकर जल्दी ही अपने पति सुरेश को फोन करके घर बुला लेती है। शाम को जब सुरेश घर आता है तो सोनम सुरेश से कहती है, आपकी माँ फिर से मुझे चोरनी साबित करना चाहती है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपको जो मैं बोलूंगी वही करिएगा, ये मुझसे वादा कीजिए। हाँ ठीक है, वादा करता हूँ। बोलो क्या बात करना है। देखिए जी, मैंने अपनी आंखों से माँ जी को अपने कीमती चीजों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में ले जाते हुए देखी हूँ। देखिएगा, कल माँ जी मुझ पर पक्का चोरी होने का इल्जाम लगाएगी, पर मैं चाहती हूँ कि जब माँ जी अपने कीमती चीजों का डिब्बा चोरी वाली बात आपको बोलेगी तो मैं जो आपको बोल रही हूँ वही बातें आप माँ जी से बोलिएगा। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, क्या चल रहा है, साफ साफ कहो। सोनम उसको अपना सारा प्लान समझा देती है। फिर अगली सुबह शारदा देवी अपने नाटक को शुरू करती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, मैं तो लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, किसी ने मेरे कीमती चीजों का डिब्बा चुरा लिया। शारदा देवी तुरंत अपने बेटे को आवाज देती है, सुरेश बेटा, तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ आना तो। सुरेश जल्दी ही अपनी माँ के कमरे में पहुँच जाता है। हाँ माँ, बोलो क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा, मैं तुझे मना कर रही थी ना तेरे इस चोरनी बीवी को वापस लाने। देखो, इसके आते ही मेरी कीमती चीजों का डिब्बा चोरी हो गया। जब शारदा देवी अपनी चोरी की झूठी कहानी सुरेश को सुना रही होती है तभी वहाँ सोनम भी आ जाती है। सोनम को देखते ही शारदा देवी बहुत कड़क आवाज में कहती है, ये देखो देखो, आ गई चोरनी। अपनी माँ से यह बातें सुनकर सुरेश बोलता है, माँ, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जल्दी ही अपने इस बीवी को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं माँ, सोनम चोरनी नहीं है, चोरनी कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, सोनम चोरनी नहीं है तो चोरनी कौन है? माँ, मैं घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हूँ ताकि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई देता रहे। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देता हूँ। शारदा देवी सीसीटीवी कैमरे की बात सुनकर डर जाती है और बोलती है, बेटा, तुमने कैमरा कब लगा दिया था? माँ जी, अभी पुलिस आएगा और सीसीटीवी कैमरा में देखकर असली चोर को पकड़ लेगा। शारदा देवी सीसीटीवी की बात सुनकर डर जाती है
और डर के मारे सारी बातें सुरेश को बता देती है। मुझे माफ कर दो सुरेश बेटा, पुलिस को मत बुलाओ, मैं ही अपनी कीमती चीजों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में रख दी थी, मुझे माफ कर दो, बस मैं बहू को फंसाना चाहती थी। सुरेश अपनी माँ से सारी हकीकत सुनकर सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, आपकी लालच की चक्कर में आपने मेरे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, इस बार मैं अन्याय सहने वाली नहीं हूँ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। शारदा देवी के इतना कहने पर सोनम सुरेश से कहती है, सुनिए जी, माँ जी को माफ कर दीजिए, आखिर में माँ जी ने अपनी गलती मान ली है। बस फिर क्या था, शारदा देवी भी सुधर जाती है और सोनम पर गलत इल्जाम भी झूठा साबित हो जाता है। फिर सोनम और सुरेश अपने कमरे में लौट जाता है और सुरेश भी सोनम से माफी मांगने लगता है। सोनम, मुझे भी माफ कर दो, माँ के कहने पर मैंने भी तुम पर शक किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, ये तो बस आपने माँ जी के बातों के वजह से मुझ पर शक किए थे। हाँ, पर कुछ भी कहो, तुम्हारी झूठी सीसीटीवी वाला आइडिया काम तो आया। बिना किसी सबूत के माँ ने अपनी सारी गलती मान ली थी, पर अब जब माँ ने अपनी सारी गलती मान ली है तो अब से हम सबको मिलकर रहना होगा। ठीक है जी, ऐसा ही होगा। उस दिन से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगा।